सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एड्यू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम एसएससी जेई 2025 की एक फुल टेक्निकल कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया है बिल्डिंग मटेरियल, और हम बिल्डिंग मटेरियल में से जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सीमेंट। सीमेंट के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। आज हम सीमेंट का करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, यहाँ तक तो हमारा टॉपिक कवर हो गया था। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट और टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे वॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और एक है हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट भी दो तरीके के हैं, जैसे एक तो है हमारा फील्ड टेस्ट, एक है हमारा लैब टेस्ट। तो ये हम फील्ड टेस्ट देखेंगे। लैब टेस्ट में से हम कुछ टेस्ट देखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सीक्वेंस होता है हमारा। जैसे सबसे पहले हम मिक्सिंग करते हैं, जो हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी। फिर उसके बाद हम बर्निंग करते हैं, उसके बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे स्टेप होते हैं जो हमारे फॉलो होते हैं सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा बर्निंग, और जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारा ग्राइंडिंग करना। ठीक है, ये हमारे एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस के साथ हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पर। देखिए, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा ड्राई प्रोसेस, और एक होता है हमारा वेट प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस हमारा ये न्यू मेथड है, ये हमारा न्यू मेथड है। ठीक है, और जो वेट प्रोसेस है ये हमारा ओल्ड मेथड है। ठीक है, आपसे कोई पूछ लें ओल्डेस्ट मेथड बताइए, जो हमारा न्यू मेथड है वो कौन सा है। एक न्यू मेथड हमारा ड्राई प्रोसेस, और जो हमारा ओल्ड मेथड है वो हमारा वेट प्रोसेस है। ठीक है, देखिए, अब सीमेंट को हम दो तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या तो ड्राई मेथड लगा दीजिए या वेट मेथड लगा दीजिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों मेथड देखते हैं। तो हम सबसे पहला मेथड देखेंगे वो हमारा ड्राई प्रोसेस मेथड। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ड्राई प्रोसेस इज अडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट हार्ड। देखिए, ड्राई प्रोसेस हम तब लेते हैं, जो हमारा ड्राई प्रोसेस मेथड है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का, हम वो तब लेते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, हार्ड होता है, क्वाइट हार्ड होता है, हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड होता है। तब हम ड्राई प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस स्लो होता है हमारा, और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। हालांकि एसएससी जेई में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जो मैंने अभी आपको दो स्टेटमेंट बताई, इन दोनों स्टेटमेंट से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है एसएससी जेई में। ये बन सकता है कि बताइए कौन सा प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए, जब हमारा रॉ मटेरियल क्वाइट हार्ड होता है, उस केस में हम यूज करते हैं ड्राई प्रोसेस मेथड को। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये ड्राई प्रोसेस में सीमेंट का जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कैसे होता है, ये हम सारे स्टेप देखते हैं। देखिए, कैल्शियस कंपाउंड और आर्गिलिशियस कंपाउंड, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। इसमें कैल्शियस में आपको बताया था लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, ये वाले बताए थे आपको मैंने। आर्गिलिशियस में आ गया क्ले, शेल, स्लेट, ये आपको मैंने बताए थे इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारा कंपाउंड है, कोई भी इनमें से कंपाउंड होगा, जैसे लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, यहाँ पर हमारा कोई भी होगा, क्ले, शेल, स्लेट। ठीक है, इनको हम करेंगे कैल्शियम कंपाउंड को, यहाँ पर क्रशिंग होगी हमारी। ठीक है, ये साइज लिखा है हमारा 25 mm। ठीक है,
हमने क्रशिंग कर ली, उसके बाद हम ये जो क्रशिंग की होगी हमारे जो यहाँ पर है रॉ मटेरियल्स की, उसके बाद हम इनको स्टोरेज बेसिन में डालेंगे। किसमें डालेंगे? स्टोरेज बेसिन में। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर स्टोरेज बेसिन के बाद इनकी होगी फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब और बॉल मिल में। क्या होगी? इनकी फाइन ग्राइंडिंग होगी। ठीक है। यहाँ पर भी ये सेम स्टेप है, फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब और बॉल मिल। ठीक है। अब उसके बाद जो स्टेप होता है, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, सबसे पहले तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए उनकी हमने क्रशिंग की, उसके बाद इनको स्टोरेज बेसिन में डाला, उसके बाद इनकी फाइन ग्राइंडिंग की इन ट्यूब मिल और बॉल मिल में। ठीक है। अब मैंने आपको 3 सीक्वेंस बताए थे, मिक्सिंग, ठीक है, उसके बाद था बर्निंग, उसके बाद था ग्राइंडिंग। अब वो 3 स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले हमने मिक्सिंग की रॉ इंग्रेडिएंट्स की इन करेक्टेड प्रोपोर्शंस, मतलब कि प्रोपोर्शन लेंगे कि ये इतनी क्वांटिटी में होगा, ये इतनी क्वांटिटी में होगा, एक बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से प्रोपोर्शन लेंगे इसका। सबसे पहले तो हमने मिक्सिंग कर ली रॉ इंग्रेडिएंट की। ठीक है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ रहा होगा। ठीक है। देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मिक्सिंग हमने कर ली रॉ इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है। मिक्सिंग के बाद हमने क्या किया, उनको प्री हीट किया। कितने टेम्परेचर में? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने इसको प्री हीट किया मिक्सिंग के बाद। ठीक है। मिक्सिंग के बाद हमने क्या किया, प्री हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। और उसके बाद हमने प्री हीट कर लिया और इसको स्टोर किया, फिर स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्सचर, जो हमारा रॉ इंग्रेडिएंट्स था, इनको हमने सबसे पहले मिक्स किया। मिक्स के बाद हमने इसको प्री हीट किया और फिर स्टोरेज कर दी, स्टोर कर दिया रॉ इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है। फिर हम जाएंगे मिक्सिंग के बाद, अभी मैंने आपको कौन सा स्टेप बताया था, मिक्सिंग के बाद होता है बर्निंग। देखिए, फिर हम जाएंगे रोटेटरी किल्न में, इसके लिए बर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट के जो हम बर्न करते हैं रोटेटरी किल्न में, वो कितने टेम्परेचर के अराउंड में बर्न करते हैं? वो होता है हमारा 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। ये देखो, मैंने ये साइड में क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आया था। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये था इसका आंसर। आई होप अब आपको याद रहेगा ये। ठीक है। देखो, अब हमने बर्न कर दिया। अब हम जब हमने रोटेटरी किल्न में बर्न कर दिया, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट क्या निकला, जो सीमेंट के क्लिंकर्स थे, सीमेंट क्लिंकर फॉर्म हो गए। ठीक है। अब हमारा मिक्सिंग भी हो गया, अब बर्निंग भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या रहा? अब लास्ट स्टेप रहा हमारा ग्राइंडिंग का। क्या रहा? ग्राइंडिंग का। तो जब सीमेंट क्लिंकर फॉर्म हो गए, उसके बाद हमने किया ग्राइंडिंग। कहां पर? इन ट्यूब और बॉल में। इस केस में जब सीमेंट क्लिंकर फॉर्म हो गए, हमने इनको ग्राइंडिंग की, उस केस में हम जिप्सम कितना ऐड करते हैं? 2 to 3%। या आप लिख सकते हैं अराउंड 2.5% टू 3% भी बोल सकते हैं इसको। मोस्टली 2 to 3% भी ले सकते हो आप। ठीक है। एज पर जो स्टैंडर्ड बुक्स जो डाटा है, वो मोस्टली इन्होंने 2 to 3% लिया हुआ है। आप 2.5% टू 3% भी ले सकते हो। देखो, अब एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एक एग्जाम में, ये स्टेट एई के एग्जाम में आया था कि जब हम सीमेंट क्लिंकर्स को ग्राइंडिंग में डालते हैं, मतलब कि ग्राइंडिंग के प्रोसेस में डालते हैं, उसमें हम कितने क्वांटिटी ऑफ जिप्सम ऐड करते हैं? उसमें हम ऐड करते हैं 2 to 3% क्वांटिटी ऑफ जिप्सम को। कितना? 2 to 3%। देखिए, मैं आपको पीवाईक्यू भी मैंने एनालाइज किया हुआ अच्छे से, आपको मैं साथ साथ में वो भी बता रहा हूँ इस फ्लो चार्ट में। ठीक है। हमने ग्राइंडिंग भी कर ली, हमने मिक्सिंग भी कर ली, बर्निंग भी कर ली, ग्राइंडिंग भी कर ली। हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। लास्ट में क्या हुआ, सिमट साइलोज और पार्टिकल्स आ गए। उसके बाद हमने इनको कूल किया, कूल डाउन किया और हमने इनको पैक कर दिया। तब हमारा बन गया सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अब एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है? अराउंड 50 kg होता है। ये मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा कि इनकी वॉल्यूम कितना 34.7 लीटर्स अराउंड होती है। ये मैं आपको सब एक एक जो लास्ट में जब सीमेंट चैप्टर हमारा खत्म होने वाला होगा ना, ये मैं आपको लास्ट में एक टेबल बना के लिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। अभी के लिए ये था हमारा पूरा ड्राई प्रोसेस। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ड्राई प्रोसेस तब हम अडॉप्ट करते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, हार्ड होता है, क्वाइट हार्ड होता है। ये प्रोसेस स्लो होता है और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली होता है। फिर हमने कैल्शियस कंपाउंड, अर्गिलिशियस कंपाउंड का मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखाया है, वो आपको समझ आ गया होगा। 3 सीक्वेंस में होता है ये, मिक्सिंग,
बर्निंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने मिक्सिंग की, उसके बाद हमने प्री हीट किया, उसके बाद स्टोरेज रखी, उसके बाद जो हमारा रॉ इंग्रेडिएंट्स उसको हमने रोटेटरी किल में बर्न किया। कितने टेम्परेचर में? 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने बता दिया कि जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट होते हैं, रोटेटरी किल में हम कितने डिग्री सेल्सियस के अराउंड बर्न करते हैं इनको? 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, फिर सीमेंट क्लिंकर फॉर्म हुए। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस था कि हम क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। उन केस में हम जब जिप्सम को कितना परसेंट ऐड करेंगे? 2% से 3% ऐड करेंगे। फिर सीमेंट साइलोज पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो लास्ट में इनको कूल डाउन करके और टाइट कर दिया जाता है। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ड्राई प्रोसेस का फ्लो चार्ट समझ आ गया ना, तो वेट प्रोसेस भी एज इट इज ही है, उसमें कुछ इतने ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, हमारा वेट प्रोसेस में। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखो बाद में। मैं एक ही बार कुछ टाइम लेके वीडियोस बना रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैं नोट्स पूरे 2-3 जगह से एनालाइज करके स्टैंडर्ड बुक्स को देख के फिर मैं आपके सामने ये नोट्स लाता हूँ। ठीक है, और ताकि आपको और कहीं देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो वेट प्रोसेस में यहाँ तक तो स्टेप सारा सेम है। पहला यहाँ पर कैल्शियस कंपाउंड, यहाँ पर हमने एल्गलीसिस ले लिया, फिर हमने क्रशिंग की, फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्रशिंग है, स्टोरेज बेसिन यहाँ पर हमारा चेंज होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। ट्यूब और बॉल मिल में हम क्या बनाते हैं? एक स्लरी को बनाते हैं टू फॉर्म द स्लरी। ठीक है, उसके बाद जो स्लरी होती है उसको हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं करेक्टेड प्रोपोर्शंस में, मतलब कि इतनी इतनी क्वांटिटी में हम इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ठीक है, वहां पर इसके बाद क्या स्टेप था? उसका मिक्सिंग वगैरह भी इंक्लूड था वहां पर। यहाँ पर स्लरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो हमने स्लरी को ब्लेंड किया उसको हम स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम इसको रोटेटरी किल्न में बर्न करते हैं अराउंड 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर जब हमने बर्न कर दिया, आगे सेम स्टेप है। सीमेंट क्लिंकर फॉर्म्ड होते हैं, फिर हम इनको लास्ट में फिर से ग्राइंडिंग करते हैं, और फिर सीमेंट साइलोस पार्टिकल्स बनते हैं, और फिर लास्ट में इनको कूल डाउन और पैक कर देते हैं। एज इट इज है जैसे हमारा ये ड्राई प्रोसेस था। लेकिन ड्राई प्रोसेस में यहाँ पर हम करेक्टेड प्रोपोर्शंस थे और रॉ इंग्रेडिएंट्स थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम स्लरी को फॉर्म करते हैं। ये फर्क है यहाँ पर ड्राई प्रोसेस में और उसमें। वहां पर स्लरी भी फॉर्म होती है वेट प्रोसेस के केस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपको फ्लो चार्ट बना लेना एज इट इज, एज इट इज आपको याद रहेंगे एज इट इज। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ड्राई प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया, ये 2 पॉइंट भी आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सा, मतलब कि कौन सा कॉस्टली है, कौन सा इकोनॉमिकल है, हम देख लेते हैं एक बार। देखिए the chief advantage of wet process are the low cost of excavating and grinding raw material as dry process used for hard raw material। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ड्राई प्रोसेस की वो हाई होती है, और वेट प्रोसेस में ये लो कॉस्ट होती है। सबसे पहला तो यही आ गया। ठीक है, द एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनिटी ऑफ द स्लरी एंड द इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल थ्रू द लिमिटेड ड्राइंग ऑपरेशंस, ये सब वेट प्रोसेस का ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द लॉन्गर किल्स एसेंशियल इन द वेट प्रोसेस, जो हमारे लॉन्गर किल्स होते हैं वो हमारे वेट प्रोसेस में एसेंशियल होते हैं। कॉस्ट मोर एंड आर लेस रिस्पॉन्सिबल टू वेरिएबल क्रिटिकल डिमांड देन द शॉर्ट किल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द ड्राई प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि जो लॉन्गर किल्न होते हैं वो हमारे एसेंशियल होते हैं वेट प्रोसेस में, और शॉर्ट किल्स जो हम यूज करते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं? शॉर्ट किल्स हैं वो हम यूज करते हैं विच कैन बी यूज इन द ड्राई प्रोसेस में यूज करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि लॉन्गर किल कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस में? उस केस में आंसर होगा हमारा वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज कॉपी में नोट करनी है और आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई होप अब आपको जो हमारा पहला प्रोसेस, जो हमारा पहला टॉपिक था आज का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, वो आपको समझ आ गया होगा। मैं बिल्कुल आराम आराम से टॉपिक ले रहा हूँ सारे, कि आपको एक ही बार में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं अपने। आइए, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, देखो सीमेंट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं ना, जनरली 2 टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पर।
एक तो हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग होता है फील्ड टेस्ट, एक है हमारा लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग, जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं हमारे वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। फील्ड टेस्ट में हमारे इंक्लूड होते हैं, एक है हमारा कलर टेस्ट, एक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, और एक है हमारा स्टैंड टेस्ट, ठीक है। आज तो हम ये कवर करेंगे तीनों के तीनों। और लेबोरेटरी टेस्ट में इंक्लूड होते हैं हमारे फाइनेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। आज हम इसमें से पढ़ेंगे सिर्फ फाइनेंस टेस्ट। मैं आपको बहुत अच्छे से ये कवर कराना चाहता हूँ कि अच्छे से आपकी थ्योरी सारी कवर हो जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना सीमेंट का पार्ट 4, उसमें सिर्फ हम ये बाकी सारे टेस्ट पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कवर करा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सीमेंट पार्ट 4 में, सिर्फ सिर्फ ये पढ़ेंगे, सिर्फ ये टेस्ट हम सीमेंट पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आज हम ये 3 टेस्ट और ये फाइनेंस टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फील्ड टेस्ट से। फील्ड टेस्ट में जो सबसे पहले आ गया हमारा कलर टेस्ट। देखो, जो सीमेंट है ना, उसका जो कलर है ना, सीमेंट शुड पता यूनिफॉर्म ग्रेइश कलर होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने सीमेंट तो देखा ही होगा, तो उसका जो कलर होना चाहिए वो ग्रे कलर का होना चाहिए, तब ये वो सीमेंट अच्छा माना जाता है, ग्रे कलर होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे कलर टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर, ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि जो सीमेंट है, सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो ग्रेइश होना चाहिए, मतलब कि ग्रे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। देखो, जब हम बिटवीन अपने उंगलियों के बीच में इसको रब करेंगे ना, तो इसका जो सीमेंट का ना एक तरीके का हमको जो फीलिंग आएगी ना, वो स्मूथ स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। जब हम इसको अपने फिंगर के बिटवीन रब करेंगे, तब हमारी जो फीलिंग है यहाँ पर इसकी स्मूथ आनी चाहिए। तो लिखा ना, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट है ये, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प्स। मतलब कि हमारे जो लम्प्स होते हैं वो नहीं बनने चाहिए सीमेंट में। अगर वो बने होंगे ना, तो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट शुड सिंक एंड नॉट फ्लोट व्हेन थ्रो इन बकेट ऑफ वाटर। मतलब ये सिंक नहीं करना चाहिए जब हम सीमेंट को फेंकेंगे यहाँ पर, मतलब एक बकेट ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम सीमेंट को फेंकेंगे, वो सिंक नहीं करना चाहिए। सिंक करना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए जी। अगर वो फ्लोट करेगा तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया एक और। देखो, अब द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म। जब आप सीमेंट को मतलब कि हाथ लगाएंगे सीमेंट में, देखेंगे कि जो है वो फील होना चाहिए, एक कूल तरीके का फील होना चाहिए, वार्म गर्म तरीके का फील नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि इसमें से एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये पूछ लें कि सीमेंट का जो बताइए कलर कौन सा होता है, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होता है, यूनिफॉर्म ग्रेइश कलर होता है, ये पूछ लेंगे। ये चीजें पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं एज इट इज, ठीक है। आई होप ये आपको दोनों जो कलर टेस्ट और फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट है वो पता चल गया होगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड है जो हमारा फील्ड टेस्ट में, वो है हमारा स्टैंड टेस्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं, प्रिपेयर ए ब्लॉक 25 इंटू 2500 200 mm3। मतलब कि एक ब्लॉक प्रिपेयर कीजिए सीमेंट का 25 बाय 25 बाय 200 का, ठीक है, फॉर द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट एंड इमर्स इट इन वाटर फॉर 7 days। अब हमने ब्लॉक प्रिपेयर कर दिया सीमेंट का, अब उसको पानी में डाल दीजिए 7 दिन के लिए, ठीक है। रिमूव द सैंपल फ्रॉम वाटर। अब जो हमने सैंपल प्रिपेयर किया था, जो ब्लॉक प्रिपेयर किया था, उसको हम पानी से निकाल देंगे 7 दिन बाद, एंड प्लेस ओवर द स्पोर्ट 150 mm अपार्ट। ये देखिए, ये 150 mm अपार्ट है, यहाँ पर उस ब्लॉक को प्लेस कर दीजिए। द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंटर पॉइंट लोड ऑफ 340 न्यूटन। देखो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। हमने एक ब्लॉक बनाया सीमेंट का 25 बाय 25 बाय 200 mm क्यूब का,
और उसको हमने पानी में डाल दिया 7 दिन के लिए। अब हमने उस सैंपल को रिमूव कर दिया पानी से 7 दिन बाद, और उसको हमने प्लेस किया ओवर द स्पॉट 150 mm अपार्ट। ठीक है। अब जो हमारा सीमेंट का जो सैंपल बना था, उसका कोई भी फेलियर नहीं आना चाहिए जब हमारा जो सेंटर पॉइंट लोड लगेगा 340 न्यूटन का। अगर ऐसा हुआ कि कोई फेलियर नहीं आया, तो ये माना जाएगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ब्लॉक की वो काफी ठीक है, मतलब कि ओके ओके रिपोर्ट आएगी हमारी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंटर पॉइंट लोड ऑफ 340 न्यूटन। कोई भी साइन फेलियर का शो नहीं करना चाहिए जब हमारा सेंटर पॉइंट लोड लगेगा कितने न्यूटन का, 340 न्यूटन का। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने का लोड लगेगा, 340 न्यूटन का लगेगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ये आपको यहाँ पर 340 न्यूटन का यहाँ पर देखिए लोड लगा हुआ है, यहाँ पर ये 150 mm पार्ट। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक जो दिया हुआ है, ये आपको ये चीजें याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और ये अब हम देखते हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ये तो हमारा था फील्ड टेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक टर्म्स थी फील्ड टेस्ट में। इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया फील्ड टेस्ट। अब फील्ड टेस्ट के बाद जो हमारा आता है अगला लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में आज हमने पढ़ना है फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, तो फाइनेंस टेस्ट में भी काफी अलग अलग मेथड्स हैं आगे। हम फाइनेंस टेस्ट को बिल्कुल डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइनेंस टेस्ट को। तो लैब टेस्ट, लैब टेस्ट में जो हमने सबसे पहला लिखा है फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ द, क्या मेजर करता है, मीन साइज ऑफ द ग्रेन इन इट। क्या मेजर करता है, जो हमारे मीन साइज ऑफ ग्रेन्स होते हैं इन इट, वो मेजर करता है डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट। ठीक है, और दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू चेक द एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट व्हिच इन टर्न कंट्रोल्स रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये टेस्ट परफॉर्म्ड होता है चेक करने के लिए जो एक्सटेंड होती है ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, जो कंट्रोल करता है विच इन टर्न कंट्रोल्स रेट ऑफ हाइड्रेशन, दैट गवर्न्स रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ सेटिंग, रेट ऑफ प्रीहाइड्रेशन, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, रेट ऑफ एग्रीगेट एल्कली रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है कि द डिग्री ऑफ द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड ऑफ द, आगे दिया होगा ग्रेन साइज, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसका आंसर होगा मीन साइज ऑफ द ग्रेन्स इन इट। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आया था। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि ये टेस्ट परफॉर्म्ड होता है इन ऑर्डर टू चेक द एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट व्हिच इन टर्न कंट्रोल्स, आगे ऑप्शन थे यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन, ऐसे ऑप्शन थे, तो इसका आंसर था रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं इससे फाइनेंस टेस्ट से। ठीक है, ये आपको जो डेफिनेशन है ये, और ये, और जिसके पॉइंट थे, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब फाइनेंस टेस्ट के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में। आइए देखते हैं। देखो, देयर आर 3 मेथड्स फॉर टेस्टिंग फाइनेंस। आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स मैंने जितने भी बनाए हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बनाए हैं। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे थे ना पीडीएफ के लिए, देखो मैंने सोचा है कि जब हमारा सीमेंट चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा ना, तो जितने भी हमने पार्ट किए होंगे ना, मैं एक ही में पीडीएफ में कोलैब करके वो आपको वो सारे एक ही पीडीएफ बना के दे दूंगा सीमेंट की, तो आपको वो अच्छे से आपके पास रहेगी फिर वो। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि जब हमारा सीमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं फिर से। देखो, फाइनेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा सी मेथड, दूसरा मेथड होता है एयर परमेबिलिटी मेथड, और तीसरा मेथड होता है सेडिमेंटेशन मेथड। सी मेथड में हम कौन सी माइक्रोन सीव यूज करते हैं, यूजिंग 19 माइक्रोन सीव। सीव नंबर क्या होता है, 9। ठीक है, एयर परमेबिलिटी मेथड ये यूज करते हैं हम नर्स एंड ब्रेन्स मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड को हम एक नाम और से जानते हैं, वैगनर टर्बिडिमीटर मेथड। ये आपको याद रखने पॉइंट्स, जो मैं ये तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है द लास्ट 2 मेथड मेजर द सरफेस एरिया वेयर इज द फर्स्ट मेथड मेजर ग्रेन साइज। मतलब कि हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड, ध्यान से सुन लीजिए,
ये मेजर करता है सरफेस एरिया, और जो हमारा सी मेथड है वो मेजर करता है ग्रेन साइज को। मैंने बहुत डिटेल से नोट्स बनाए हुए हैं, ध्यान से लिखना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हमने देख लिए 3 मेथड कौन से फाइनेंस के, सी मेथड, एयर परमी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीनों मेथड को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी कवर हो गया हमारा। फाइनेंस इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जो हमारा फाइनेंस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म में, which is the total surface area of the particle in unit weight of material और surface area per unit weight, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया आ गया, इसको हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तीनों जो हमने टेस्ट बताए, मैंने आपको मेथड बताए फाइनेंस के लिए, वो हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ गया सी मेथड। देखो, 100 ग्राम of cement sample is taken and air sand lumps if any in the sample are broken with the fingers, ठीक है। ये हम कट कर देते हैं इसको। देखिए, पहले हम यहां तक पढ़ते हैं। देखो, हमने सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लिया है, और अगर उसमें कोई भी लम्स प्रेजेंट है उस सैंपल में, तो हम उसको तोड़कर ब्रो करके, अपने हाथों से ब्रो करके उस लम्स को तोड़ देंगे, ठीक है। अगर कोई भी लम्स उसमें प्रेजेंट है, जो हमने सैंपल लिया 100 ग्राम का, अगर उसमें कोई भी लम्स प्रेजेंट है तो उसको हम ब्रेक कर देंगे विथ फिंगर्स, ठीक है। जब अब हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल को हमने प्लेस किया कहाँ पर, 90 माइक्रो सीव में, जिसका आईएससीव नंबर है क्या है, 9, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और उसमें हम कॉन्टिन्यूसली सीव करेंगे कितने मिनट्स के लिए, 15 मिनट के लिए। जो रेजिड्यू होगा ना, जो हमारा रह जाएगा, वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अपने अपने लिमिट्स में आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सपोज कीजिए मैंने हमने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सैंपल लिया, ठीक है। उसमें जो हमारा रेजिड्यू बाय वेट है वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का सैंपल ले लिया, उस केस में जो रेजिड्यू है वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो 5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट ले लिया मैंने, उस केस में जो रेजिड्यू है वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो 5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम उठा के देख लीजिए, ना कि एसएससी जेई, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जेई एग्जाम देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। कि बताइए परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू रेजिड्यू बाय वेट कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बताइए इन केस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बताइए इन केस ऑफ पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब इसमें जो स्पेसिफिक सरफेस है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बोल सकते हो आप, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 225 से कम नहीं होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 325 से कम नहीं होना चाहिए, पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट में 300 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्पेसिफिक सरफेस होता है, आप इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। 200 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 225 से कम नहीं होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितने से कम नहीं होना चाहिए, 325 से कम नहीं होना चाहिए, पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट में कितने से कम नहीं होना चाहिए, 300 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये है हमारा पहला मेथड, सी मेथड। इसमें आपको एक तो याद रखना है कि जो हम सैंपल रखते हैं वो कितनी माइक्रोन सीव में रखते हैं, और उसका जो आईएस सीव नंबर होता है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और बाकी ये जो दोनों हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आई होप आपको सी मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड, ठीक है। देखो, एयर परमिबिलिटी मेथड हमने बोला था एक, इसमें हम दो apparatus यूज, इसमें हम apparatus यूज करते हैं, नर्स एंड ब्लेन्स apparatus, जिसको हम ब्लेन एयर परमिबिलिटी apparatus भी यूज करते हैं, वही कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सीमेंट बेड, ठीक है। जो हमारा रिलेशनशिप है किस किस के बीच में है, फ्लो ऑफ एयर थ्रू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स
और सरफेस एरिया पार्टिकल्स जो हम फॉर्म करते हैं सीमेंट बेड को। इस केस में हम जनरली यूज करते हैं कौन सा अपरेटस यूज करते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड के लिए? ब्लेन एयर परमिबिलिटी अपरेटस यूज। अब आपसे पूछ रहे नट्स एंड ब्लेन एयर पर ब्लेन अपरेटस किस केस में हम यूज करते हैं? फाइनेंस को निकालने किस केस में हम यूज करते हैं? एयर परमिबिलिटी मेथड, सी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, बैगनेट टर्बिडिटी मेथड, वो हम यूज करते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड में। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये मैंने आपको अभी बता दिया, जो फाइनेंस होती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी टर्म में? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो होता है हमारा सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। इसकी जो हम जनरली हम इसकी यूनिट लेते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से लेते हैं, जनरली हम लेते हैं जो। ठीक है। अब नीचे हमको कुछ स्पेसिफिक सरफेस एरिया दिए हुए हैं, ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताए। ठीक है। देखो पीछे देखिए, आप देखिए यहाँ पर वो थे मीटर स्क्वायर पर केजी में। अब जो आगे वाले हैं वो है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। देखिए एसएससी जेई 2020 में क्वेश्चन आया था कि बताइए स्पेसिफिक सरफेस एरिया लो हीट सीमेंट का कितने से कम नहीं होना चाहिए? 3250 से कम नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछ लें कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए? 2250 से नहीं होना चाहिए कम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितने से नहीं होना चाहिए? 3250 से नहीं होना चाहिए। लो हीट सीमेंट का कितने से कम नहीं होना चाहिए? 3250 से नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट का दोनों का एक ही स्पेसिफिक सर्विस एरिया है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का कितने से कम नहीं होना चाहिए? 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट का कितने से कम नहीं होना चाहिए? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से नहीं होना चाहिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का दोनों का सेम है। सुपर सल्फेट सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये टर्म बता दी कैसे पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा फाइनेंस का सेकंड मेथड। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, टाइम लेके बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड था। अब हम देखेंगे फाइनेंस का लास्ट मेथड, वैगनर टर्बिडिटी मेथड। इसका जनरली क्वेश्चन आता है कि सेडिमेंटेशन मेथड भी बोल लीजिए इसको, और वैगनर टर्बिडिटी मेथड ये किस लिए मेजर, क्या मेजर करता है? फाइनेंस को मेजर करता है, ये आएगा क्वेश्चन आपको, जनरली क्वेश्चन आता है इसमें से एग्जाम में। ठीक है। अब एल ए वैगनर डेवलप्ड ए टर्बिडिमीटर टू एस्टिमेट द सरफेस एरिया ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, ये सरफेस एरिया देखो फाइनेंस इस टर्म में जो एक्सप्रेस होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये आपको याद रखना है। सरफेस ऐसी ये वाला चीज, ये मैंने पीछे भी लिखी है ना, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ये आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो एस्टिमेट करता है ये सरफेस एरिया 1 ग्राम सीमेंट। द सीमेंट इज डिस्पर्स यूनिफॉर्मली इन रेक्टेंगुलर ग्लास टैंक। रेक्टेंगुलर ग्लास टैंक होता है, उसमें कैल्विन फील्ड होता है, सीमेंट को हम उसमें डालते हैं। देन पैरेलल लाइट रेज आर पास थ्रू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से आप पैरेलल लाइट को पास कराते हैं विच स्ट्राइक द सेंसिटिविटी प्लेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। द टर्बिडिविटी ऑफ द solution at a given instant is measured by taking readings of the current generated by the cell. By recording the readings at regular intervals while the particles are falling in solution, it is possible to secure information regarding the grading in the surface area and in the size of particle. ठीक है। रीडिंग एक्सप्रेस होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। इसमें इसमें आप ये नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछ लेंगे ये क्या मेजर करता है, वैगनर टर्बिडिटी मेथड फाइनेंस किस टेस्ट में आता है? ये फाइनेंस के टेस्ट में आता है, ये याद रखिए आप। और ये भी याद रखिएगा आप, जो थ्योरी मैंने बताई है अभी आपको। ये हमारा थर्ड मेथड है फाइनेंस का। पहला मेथड था हमारा सी मेथड, सेकंड मेथड था हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड, और थर्ड मेथड है हमारा वैगनर टर्बिडिटी मेथड। ठीक है। ये हो गए हमारे फाइनेंस टेस्ट आज कंप्लीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फाइनेंस के, वो हमको याद रखने हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट AE एग्जाम में उसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं AE एग्जाम में। आइए दिखाता हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पढ़िए, फाइनर द सीमेंट मोर इज द स्ट्रेंथ सिंस सरफेस एरिया फॉर हाइड्रेशन विल बी लार्ज। अब जितना सीमेंट फाइनर होगा ना, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी
और जो सरफेस एरिया होगा जो हाइड्रेशन के लिए वो हमारा उतना ही लार्ज होगा। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। ये आप स्टेट AEJ एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आते हैं ऐसे कि फाइंड द सीमेंट, ऑप्शन होते हैं लेस इज द स्ट्रेंथ, मोर इज द स्ट्रेंथ, ऐसे होता है। उसका आंसर होगा मोर इज द स्ट्रेंथ। और सरफेस एरिया क्या होगा उस केस में, वो होगा लार्ज, जितना सीमेंट फाइनर होगा। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विद इंक्रीज इन फाइनेंस, जब हमने फाइनेंस को बढ़ाया, जो हमारी अर्ली डेवलपमेंट होगी स्ट्रेंथ की, अर्ली डेवलपमेंट होगी स्ट्रेंथ की, वो इंक्रीज करेगी, इनहेंस करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट इफेक्टेड। आई होप ये सेकंड पॉइंट भी पता चल गया आपको। थर्ड पॉइंट, एन इंक्रीज इन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इंक्रीज द कोहेसिवनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स। अगर हम फाइनेंस जो हमारा सीमेंट का है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी कोहेसिवनेस होगी कंक्रीट मिक्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होगा, जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड दस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो जो मैंने रेड मार्क किया है वो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं, बेशक SSC जेईई में नहीं आया है इनमें से, लेकिन स्टेट AEJ एग्जाम में से इन 4 पॉइंट्स में से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपको 4 पॉइंट एज इट याद रखने हैं, ठीक है। एंड दस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू द टॉप ऑफ ए लिफ्ट bleeding, particularly while compacting with vibrators. However, if the cement is ground beyond a certain limit, its cementative properties are affected due to the prehydration by atmospheric moisture. तो जो मैंने मार्क किया है रेड से वो आपको अच्छे से याद रखना है इसमें। अब फाइनर सीमेंट, फाइनर सीमेंट रिएक्ट्स मोर स्ट्रांगली इन अल्कली रिएक्टिव एग्रीगेट्स। मतलब जो जितना सीमेंट फाइनर होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा स्ट्रांगली अल्कली रिएक्टिव एग्रीगेट पर, ठीक है। आल्सो द वाटर रिक्वायरमेंट एंड वर्केबिलिटी विल बी मोर। आप क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए सीमेंट फाइनर है ज्यादा तो उसमें वर्केबिलिटी क्या होगी, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो ज्यादा होगी, विल बी मोर। उसके उसमें क्या होगा फिर, लीडिंग टू हायर ड्राइंग श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आया हुआ है इस पॉइंट में से। देखो क्वेश्चन आया हुआ कि फाइंड द सीमेंट एंड ऑप्शन थे वर्केबिलिटी विल बी लेस, मोर, ऐसे था तो उसका आंसर था मोर। ऐसे ही पूछा कि वाटर रिक्वायरमेंट उसमें कितनी होगी, ज्यादा होगी, लो होगी, हाई होगी, उसमें मोर होगी, ज्यादा होगी, और लीडिंग टू ए हाई ड्राई श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको फाइनेंस के बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट AE के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन चारों पॉइंट में से, तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने फाइनेंस टेस्ट के यही था, फाइनेंस टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का जो प्रोसेस था वो हमने देख लिया। अब हमारे ये जो 5 टेस्ट हैं, देखो मैंने आपको फाइनेंस टेस्ट पूरा डिटेल में बताया, तो ऑब्वियसली बात है कि जो पॉइंट टेस्ट हैं, ये जो बाकी बच्चे हैं वो भी मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा। तो जो सीमेंट का पार्ट 4 होगा ना वो पूरा का पूरा इन पॉइंट टेस्ट पर बेस होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये सीमेंट का जो चैप्टर है वो सीमेंट पार्ट 5 तक चलेगा बस। सीमेंट पार्ट 5 में सिर्फ हमारे 2 ही टॉपिक रहेंगे फिर, टाइप्स ऑफ सीमेंट और स्टोरेज वाला, ये हम सीमेंट पार्ट 5 में कवर कर लेंगे। फिर हमारा सीमेंट का पार्ट हो जाएगा टोटली कवर। फिर आप PYQ लगाना देखना, फिर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आज का लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।